हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लाइक जरूर दीजिएगा आज के पार्ट को। मेरी कोई बेटी नहीं है पूजा। भारद्वाज फैमिली भी नियति के लिए मंदिर में पूजा करके दान करते थे, पर इस बार जब नियति यहाँ है तो वो उसे मना नहीं करने देने वाली थी। तभी भारद्वाज फैमिली के सभी लोग घर में एंटर हुए। जगजीत जी, रुक्मणी जी, नियति के दोनों मामा मामी, प्रमीत, अरहान और अरमान तीनों साथ में अंदर आ रहे थे। उन सब को देखकर सीखा जी की आंखों में आंसू आ गए। कितने सालों बाद वो अपने माँ पापा, दोनों भाई और भाभी को देख रही थी। सीखा जी जल्दी से उनकी तरफ भागकर चली गई। अब आगे सीखा जी जाकर अपने माँ पापा के सामने खड़ी हो गई और अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, माँ पापा भाई भाभी, आप सब आज यहाँ आए हो। मैं बहुत खुश हूँ। कितने सालों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मैं हर दिन आपको याद करती थी। क्या आप सब मुझसे अभी भी इतना नाराज हो? माँ पापा भाई। उनकी बात सुनकर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जगजीत जी का भाव सख्त हो गया। वो बिना भाव के बोले, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही तुम हमें माँ पापा बुला सकती हो। हम यहाँ अपनी इकलौती नातिन की जन्मदिन पर आए हैं। रुक्मणी जी भी अपनी मुंह फेरते हुए बोली, मेरी इस बड़ी ही घटिया बेटी कैसे हो सकती है? मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मुझे माँ मत कहो। उनकी बात सुनकर सीखा जी का दे से दिल ही टूट गया। माँ पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मानती हूँ मैंने आपके बात नहीं माना, पर इतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं थी मेरी कि आपने हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया। तभी रूही जो खड़ी सब देख रही थी, वो सबके सामने अच्छी बनने का ये मौका कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए वो जल्दी से आगे आए और बोली, नाना जी, नानी माँ, मोम सच कह रही है। मोम तो आप लोगों को हर दिन याद करती थी। मैंने उन्हें देखा है जब वो आप लोगों के बारे में सोचकर दुखी हो जाती थी। क्या आप प्लीज मोम को एक बार माफ करके एक चांस नहीं दे सकते? सीखा जी रूही की बातों से काफी टच महसूस कर रही थी कि उनकी बेटी कितनी अच्छी है जो उनकी साइड ले रही है, पर उन्हें क्या पता था कि रूही को बस अपनी स्वार्थ के बारे में सोच रही है। अगर उसकी मोम फिर से भारद्वाज फैमिली की मेंबर बन गई तो उसे भी कितनी फायदा मिलेगा। वो भी भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस, उनकी नातिन बन जाएगी। फिर वो उस नियति को एक अच्छा सबक सिखाएगी। बचपन की तरह ही वो भारद्वाज फैमिली को भी उससे छीन लेगी। वो तो अभी एक्टिंग लाइन में जाना चाहती थी। अगर भारद्वाज फैमिली की कनेक्शन यूज किया जाए तो और भी इजीली उसे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। वैसे भी उसके अर्जित भाई का करियर भी अब कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसका भाई भी अब उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। तभी विपुल जी भी आगे आकर बोले, हाँ मुझे पता है हमने गलती की है। हम दोनों ने आपके खिलाफ जाकर शादी की जिस वजह से आप नाराज हैं। पर सीखा भारद्वाज फैमिली की बेटी है, अगर कोई दोषी है तो वो मैं हूं। मुझे पता है आप मुझे सीखा के लिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, पर वो सब पास था। अब सालों से हमारी शादी हो चुकी है। क्या आप प्लीज सीखा को माफ कर सकते हो? मैं सीखा को हर दिन आपके यादों में दर्द में देखा है। तभी रंजन जी हंसते हुए बोले, एक बात बिल्कुल सही कहा तुमने माँ पापा, और ना ही हम सबको किसी को भी तुम पसंद नहीं थे ना। अब हो विपुल शेखावत। भला कोई 3 बच्चे के बाप को अपनी बेटी क्यों देगा? जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं वो तो अपने बच्चों के लिए ही शादी करेगा ना। केशव जी गुस्से से बोले, और देखो हम बिल्कुल सही थे। तुम सच में एक घटिया इंसान हो, एक घटिया बाप भी हो। तुमने अपनी पहली बीबी के बच्चों के लिए मेरी भांजी को कितना सताया। उसे अपनी घटिया बेटी के लिए घर से बाहर इतनी छोटी सी उम्र में हॉस्टल में डाल दिया। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा जैसा माँ बाप होकर तुम दोनों ने हमारी प्रिंसेस के साथ किया। अंजना जी भी गुस्से से बोली, और सीखा तुम तो माफी मांगो ही मत, क्योंकि तुम माफी के काबिल ही नहीं हो। तो अपनी सौतेली बेटी के खुद की पेट में पल रहे बच्चे से नफरत कर सकती है? वो किसी की प्यार के काबिल नहीं है। तुमने इस घटिया लड़की के लिए मेरी बच्ची को हट किया। किरण जी बोली, भाभी सच में ये लड़की एक नंबर की मनहूस है। पैदा होते ही माँ को ही खा गई, फिर इसकी वजह से इसके बाप ने सीखा से शादी किया ताकि सीखा इनकी बेटी और दोनों बेटों को प्यार दे सके। और जब हमारी प्रिंसेस हुई तो ये लड़की उसकी खुशियों को भी खा गई। सीखा तुम सच में एक बेवकूफ और घटिया औरत हो। तुमने खुद की बेटी को छोड़कर, एक हीरे को छोड़कर इस कोयले की खदान को चुना। इसे लाड़ प्यार से पाला, वाह ऐसी स्वार्थी माँ भी तुम बन गई। पर माँ कहलाने की लायक नहीं हो तुम। विपुल जी और अमृत अर्जित का फेस शर्म से लाल हो गया था। वहीं आपने लिए किरण जी के मुंह से मनहूस और कोयला का खदान सुनकर रूही गुस्से से भर गई थी। सीखा जी की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उन्होंने गलतियां की थी पर उन्हें नहीं लगा था कि उन गलतियों की वजह से उनकी फैमिली वाले भी उन्हें इतनी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। तभी जगजीत जी कोल्ड वॉयस में बोले, विपुल शेखावत, ना तो मैं इस लड़की को अपनी बेटी मानता हूँ, ना ही मैं तुम जैसे इंसान को अपना दामाद मानता हूँ। फिर रूही की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोले, इसलिए अपनी इस घटिया जुबान से मुझे कभी फिर नाना जी मत कहना, ना ही मेरी वाइफ को कभी नानी माँ कहना, वरना मेरी प्रिंसेस को कहकर तुम्हारी इस जीभ को काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस जगजीत भारद्वाज को नाना जी कह सको। अगर इतना शौक है तो अपनी मरी हुई माँ की घर जाओ, उन्हें नाना नानी बोलो। विपुल शेखावत, अपनी इस घटिया बेटी को समझा देना आगे से अपनी जुबान से भारद्वाज फैमिली से नकली रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करे। रुक्मणी जी भी बोली, हमें सिर्फ हमारी प्रिंसेस ही नाना नानी कह सकती है, ये हक ना हमने किसी को दिया है ना आगे देंगे। उनकी बात सुनकर विपुल जी को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। रूही का भी यही हाल था, उसे भी बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा था। क्या उसकी औकात नहीं है वो अपनी माँ के घर उन्हें नाना नानी कहने जाए? कभी नहीं, उसकी माँ के घर वाले बिल्कुल भी अमीर नहीं थे। उनका बस छोटा सा फैक्ट्री था जो कपड़ों का कारोबार करते थे। उसने सुना था उसकी मोम डैड की लव मैरिज हुई थी, वो वहां क्यों जाए अपना स्टैंडर्ड को और गिराने। माँ, पापा, भाई, भाभी, आप सब इस तरह क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है मैं गलत हूं, मैं तो नियति से माफी भी मांग रही हूं। मैं सजा के लिए भी तैयार हूं, पर नियति मुझे एक चांस नहीं देना चाहती है। और रूही ने क्या बिगाड़ा है जो आप उसे इतना सुना रहे हो? वो मेरी बेटी है, क्या उस हिसाब से उसने आपको नाना जी बनी माँ कहकर गलत किया? उनकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ जो शांत हो रहे थे, वो फिर से भड़क गए। दादी माँ गुस्से से बोली, मेरी बच्ची तुम्हें क्यों चांस देगी? क्या तुमने कभी उसे चांस दिया था? मैं तो सोच रही हूँ कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम जैसी लड़की को जन्म दिया। तुम तो अपनी बेटी को भी प्यार नहीं दे पाए, तुम माँ बनने की लायक ही नहीं हो। और अब भी तुम मेरी बच्ची को गलत ठहरा रही हो और इस लड़की की साइड ले रही हो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जब हम तुम्हें बेटी नहीं मानते तो इस लड़की को नातिन क्यों मानेंगे? ये है कौन? बस तुम्हारे पति और उसकी पहली बीवी की घटिया बेटी, जिसने मेरी बच्ची को पता नहीं बचपन से कितना परेशान किया है। कौशल्या जी, ब्रिजेश जी और दादा जी दादी माँ चारों उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें ये देखकर अच्छा लग रहा था कि ये सब नियति से इतना प्यार करते हैं। क्या दादाजी, दादी माँ और बाकी सब भी इतना सावेज है जो अच्छे से इनकी बेइज्जती कर रहे हैं? जय ने हंसते हुए धीरे से अरहान से पूछा। तो अरहान सिर हिलाकर बोला, जब हमारी प्रिंसेस की बात आए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आदित्य बोला, हाँ ये तो अच्छे से दिख रहा है, और कितना अच्छा बोलते हैं ये लोग। हाँ, हम भी तो इनसे ही ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं, अरमान हंसते हुए बोला। वो 6 लोग थोड़ी देर खड़े ये सब देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तभी दादी माँ बोली, रुक्मणी जी, जगजीत जी, आप कहाँ अपना एनर्जी इन पर वेस्ट कर रहे हो? पूजा की टाइम हो गया है। तभी पंडित जी भी आ गए तो सब सीखा जी और बाकी लोगों को इग्नोर करके पंडित जी के पास चले गए। दादी माँ ने उन 6 भाइयों की तरफ देखा और बोली, तुम जाओ अपनी बहन को बुलाकर नीचे ले आओ। उन सब ने हाँ बोला और सब ऊपर नियति को लेने के लिए भाग गए। दादी माँ ने पंडित जी से महागुरु की के बारे में पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि वो इस वाली काशी गए हैं कुछ यज्ञ काम से। सीखा जी ने अपनी आंसू साफ किया और विपुल जी के साथ वो भी वहां पर आ गई। उन्होंने पंडित जी से आशीर्वाद लिया। सीखा जी अब चाहकर भी इतनी बेइज्जती के बाद अपनी फैमिली से कोई बात नहीं कर पा रही थी। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आने लगी। सब ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां से 6 भाई नियति को लेकर नीचे आ रहे थे। जय और अरमान ने नियति की हाथ को पकड़ रखा था और बाकी सब उनके पीछे चल रहे थे। नियति ने इस वक्त एक मैरून रेड मिक्स कॉलर की साड़ी पहना हुआ था। ये साड़ी कल किरण जी ने उसे गिफ्ट किया था पहले जब वो जय और बाकी दोनों भाई के साथ भारद्वाज मेंशन गई थी। और उस साड़ी में वो अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी दूध जैसा गोरा रंग उस साड़ी ने चमक रहा था। उसने बस आंखों में आज थोड़ा सा काजल लगाया था जो उसकी ब्लू आइज को और भी खूबसूरत बना रहा था। होंठों पर बस लिप बाम लगाया हुआ था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था और एक हाथ में वॉच और एक हाथ में मैरून कॉलर की चूड़ियां। इतने में ही वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए। सब एकटक उसे बस देखते रह गए। जैसे ही नियति नीचे उनके पास पहुंची तभी अंजना जी और किरण जी जल्दी से आगे गई और अंजना जी उसकी कान के पास आंखों से थोड़ा काजल लेकर काला टीका लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे।
हाँ, हमारी बच्ची को किसी की क्या हमारी भी नजर ना लगे। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची, किरण जी नियति की माथे को चूमते हुए बोली। नियति उन दोनों के गले लग गई और बोली, मुझे आप सबकी नजर नहीं लगेगी। ज्यादा तो पता नहीं है पर इतना सुना है कि बच्चे को कभी माँ की नजर नहीं लगती है। उसकी बात सुनकर अंजना जी और किराज जी की आंखों में नमी आ गई। भले ही नियति उनकी भांजी थी पर उन्होंने उसे भांजी नहीं बेटी माना था। तभी अरमान बोला, बड़ी माँ और मोम भले ही आपने से किसी की नजर ना लगे, पर यहाँ बहुत लोग हैं जो मेरी प्रिंसेस को नजर लगा सकते हैं। आपने अच्छा किया हमारी प्रिंसेस को काला टीका लगाकर। सब समझ पा रहे थे अरमान ये विपुल जी, सीखा जी और बाकी सबको कह रहा था। रूही और नेहा तो नियति की खूबसूरती से जल भून गई थी। पंडित जी ने तभी पूजा के लिए बुलाया तो सब पूजा के लिए चले गए। नियति ना चाहते हुए भी पूजा में बैठने वाली थी, क्योंकि उसके दादा दादी और नाना नानी चारों की बस यही इच्छा थी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए नियति को देखा। उनके महागुरु जी ने कहा था यही लड़की आगे जाकर बहुत बड़ी तबाही को रोकेगी। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दिया। सब उनके पीछे बैठे हुए थे। विपुल जी और बाकी सब थोड़े दूरी पर बैठे हुए थे। ऐसे भी वो पूजा में रहे या ना रहे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। 1 घंटे बाद पूजा खत्म हो गई थी। नियति पूजा खत्म होते ही किसी से कॉल पर बात करने के लिए अपने रूम में चली गई थी। जगजीत जी बोले, ये लड़की अपनी जन्मदिन पर भी अपनी काम लगी हुई है। पंडित जी, उसे इन पूजा में ज्यादा रुचि नहीं है, बच्ची है, माफ करना, दादी माँ भी बोली। तो पंडित जी हंसते हुए बोले, बिल्कुल भी नहीं, भला मैं कैसे गुस्सा हो सकता हूँ। महागुरु जी ने कहा था ये बच्ची नियति कोई साधारण बच्ची नहीं है। इसकी किस्मत में बहुत कुछ करना लिखा है। हमेशा शांति भी काम नहीं आती, कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है। और ये बच्ची नियति दिल से बहुत साफ है, पर जरूरत पड़ने पर वो माँ काली भी बन सकती है। यही उसे सबसे अलग बनाती है। रायजादा फैमिली का शेखावत मेंशन आना। पंडित जी, उसे इन पूजा में ज्यादा रुचि नहीं है, बच्ची है, माफ करना, दादी माँ भी बोली। तो पंडित जी हंसते हुए बोले, बिल्कुल भी नहीं, भला मैं कैसे गुस्सा हो सकता हूँ। महागुरु जी ने कहा था ये बच्ची नियति कोई साधारण बच्ची नहीं है। इसकी किस्मत में बहुत कुछ करना लिखा है। हमेशा शांति भी काम नहीं आती, कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है। और ये बच्ची नियति दिल से बहुत साफ है, पर जरूरत पड़ने पर वो माँ काली भी बन सकती है। यही उसे सबसे अलग बनाती है। अब आगे। मैंने पिछली बार भी उसकी बेबाकी देख लिया था, जब उसने महागुरु जी से भी बहस कर लिया था। इसलिए मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। महागुरु जी तो खुद उस बच्ची की तारीफ करते हैं। ये बच्ची दूसरों की तरह बाहर से अच्छी बनने का दिखावा नहीं करती है। वो जो भी है, दे से भी है, सामने से, यही उसकी खूबी है। उनकी बात सुनकर सबको थोड़ी राहत मिली और होंठों पर स्माइल भी आ गई। दादी माँ पंडित जी को रुकने के लिए बोल रहे थे, पर उन्हें किसी सत्संग में जाना था, इसलिए पंडित जी वहां से उनसे विदा लेकर चले गए। दादाजी, दादी माँ और कौशल्या जी ने भारद्वाज फैमिली को बैठने के लिए बोला। दादी माँ बोली, ये बच्ची तो शायद अपनी काम में बिजी है। हाँ, उसे बस आपने काम ही नजर आता है, उसके लिए तो सबसे पहले काम ही है। बाकी सब अपनी जन्मदिन भी उसके लिए बाद में। रुक्मणी जी भी बोलकर हंसने लगी। वहीं सीखा जी वहीं खड़ी थी। सालों बाद अपनी फैमिली से मिलने की खुशी थी उनकी चेहरे पर उनकी फैमिली तो उनसे बात करने को भी तैयार नहीं थी। और यही बात उनकी दिल को बुरी तरह से चोट पहुंचा रहा था। आज उन्हें अंदाजा हो रहा था, जब आपने माँ बाप ही तुम्हें ठुकरा दे तो कैसा लगता है। क्या नियति को भी ऐसा ही महसूस होता होगा। जब उन सब ने उसे किनारे कर दिया था, सीखा जी सोच में पड़ गई थी। तभी बटलर आकर हड़बड़ाकर बोला, बड़े सर, बड़ी मेम, वो बाहर रायजादा फैमिली के लोग आए हुए हैं। बटलर की बात सुनकर सब हैरान हो गए। दादी माँ और दादाजी को लगा कहीं रूही की बात सच तो नहीं थी। वहीं भारद्वाज फैमिली की भी भौहें सिकुड़ गई। रायजादा फैमिली के साथ वो कई बार बिजनेस कर चुके थे, पर रायजादा फैमिली यहाँ शेखावत फैमिली से मिलने क्यों आए हैं। बाकी सब भी वही सोच रहे थे। वहीं विपुल जी और सीखा जी, अमृत, अर्जित, चारों को अब रूही की दोस्त की बातें सच लग रही थी। उन्हें लग रहा था जरूर ये लोग रूही का हाथ मांगने यहाँ आए होंगे, वरना वो यहाँ भला क्यों आते। दिल ही दिल में वो खुश भी थे। सीखा जी जो पछता रही थी, उन्होंने अपनी सोच को साइड झटका। अगर ये सच में रूही की रिश्ता मांगने आ रहे हैं, तो रूही की माँ के हिसाब से उन्हें ही उन सब की स्वागत करना होगा। विपुल जी और सीखा जी सोच रहे थे, रूही की जब इतने अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो नियति अकेली ही घर में रहेगी, वो सब उसे ही अटेंशन देंगे तो नियति की नफरत धीरे धीरे कम हो जाएगी।
पर जब उन्हें सच पता चलेगा तो क्या होगा? वहीं अगर रूही को पता होता उसकी मॉम डैड क्या सोच रहे हैं तो वो गुस्से से जरूर पागल हो जाती। पर फिलहाल इस वक्त रूही तो बहुत ज्यादा खुश थी, उसका तो डांस करने का मन कर रहा था। मतलब रीमा ने उसे झूठ नहीं बोला था, रायजादा फैमिली सच में उसके लिए रिश्ता लेकर आए है। वो भी नियति की बर्थडे वाले दिन, कितनी अच्छी बात है। नियति की तो बेइज्जती हो जाएगी, उसने घमंड से सबको देखा। फिर मन ही मन बोली, अब ये सब क्या कहेंगे जब दुनिया की सबसे रिच फैमिली खुद मेरे लिए रिश्ता लेकर आए है। ये जय, आकाश और आदित्य, इनमें से किसकी हिम्मत होगी जो मेरा मजाक उड़ाए। रूही घमंड में चूर थी, तभी नेहा ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो अपनी होश में आए और शर्माने लगी। दादाजी ने उन्हें अंदर आने के लिए बोला तो बटलर बाहर चला गया। जय भी वहां से नियति को बुलाने के लिए चला गया और थोड़ी देर में रायजादा फैमिली अंदर आई। विपुल जी और सीखा जी ने जल्दी से जाकर उन्हें वेलकम किया। सब अंदर आए, सारिका भी उनके साथ आई थी। भले ही वो जलन से मर रही थी पर फिर भी वो उस लड़की को देखना चाहती थी जिसे प्रखर पसंद करता है, जिसके पीछे वो इतना पागल हो चुका है। सब आकर हॉल में बैठ गए। भारद्वाज फैमिली को यहां देखकर रायजादा फैमिली में भी सब हैरान थे। वो सब भी जानते थे कि भारद्वाज फैमिली कितनी पावरफुल है। उन्होंने अपनी लेगेसी को बहुत आगे बढ़ाया है, चाहे बिजनेस फील्ड में हो या मिलिट्री में। वो तो गवर्नमेंट को सालों से वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहे थे और 2 साल पहले तो उन्होंने क्वीन वेपन के साथ खुद की वेपन कंपनी को मर्ज करके बिजनेस वर्ल्ड को एक बड़ा झटका दिया था। क्योंकि क्वीन वेपन कंपनी कोई नॉर्मल कंपनी नहीं थी, वो एक इंटरनेशनल कंपनी थी जिसमें हाई टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन बनाए जाते हैं और ऐसा कोई देश नहीं है जो उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है। राजनाथ जी और जगजीत जी दोनों ने भी एक दूसरे को ग्रिट किया। सारिका ने घिन और नफरत से रूही और नेहा को देखा। उसे तो यही लग रहा था कि इन दोनों में से एक ही प्रखर की पसंद है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दोनों तो खूबसूरती में उसके आसपास भी नहीं थे। फिर प्रखर ने क्या देखकर पसंद किया इनमें से किसी को? वहीं रूही तो प्यार और आस भरी नजरों से प्रखर को देख रही थी और फिर शर्मा कर अपनी सिर को नीचे झुकाकर नाटक कर रही थी। पर प्रखर ने तो अभी तक एक नजर भी किसी को नहीं देखा। कियान उसके गोद में बैठा हुआ था। जैसे ही रूही ने फिर से प्रखर को देखने के लिए नजर उठाई, उसकी नजर सीधा कियान की नजरों से जा मिली। वो गुस्से से उसे घूर रहा था, जैसे उसे अभी खा जाएगा। चुड़ैल डायन कहीं कि मेरे डैड को क्यों घूर रही हो आप, जैसे अभी खाने वाली हो। कियान गुस्से से रूही की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला तो रूही हैरान और शर्मिंदा हो गई। वहीं बाकी सब भी हैरानी से कियान को देख रहे थे। अंकिता जी खांसने लगी, हे भगवान, उनका पोता क्या कर रहा है? क्या इतने लोगों के बीच भी ये कहना जरूरी था? विपुल जी और सीखा जी, नीरज जी, सरिता भी के साथ बाकी सब भी हैरानी से कियान को देख रहे थे। रूही तो मन ही मन गुस्से से बोली, बस एक बार शादी हो जाए मैं इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। तभी कियान फिर से गुस्से से बोला, मुझे क्या देख रहे हो? अगर फिर से देखा तो तुम्हारी आंखें निकालकर चिल को खिला दूंगा। उसकी बात सुनकर प्रमीत और बाकी चारों भाई हंसने लगे। अरहान बोला, क्या सच में तुम्हारे पास चिल है छोटे बच्चे? उसकी बात सुनकर कियान बड़े एटीट्यूड से बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हूं, मैं तो अपनी मम्मी को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूं। इसलिए तो मैं यहाँ अपनी मम्मी को लेने के लिए आया हूँ, वरना क्या मैं अपनी मम्मी की जिम्मेदारी अपने डैडी पर छोड़कर शांति से रह सकता हूँ? उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। वहीं रायजादा फैमिली में सब मन ही मन बोले, देखो अपनी मम्मी को लेने आया है और उसकी ही बड़ी बहन की बेइज्जती कर रहा है ये लड़का। प्राची तो डे से प्रमीत को देखते हुए कहीं खुशी गई थी। उसने कॉलेज में अरहान अरमान को देखा था, पर उन दोनों का बड़ा भाई तो उनसे भी ज्यादा हैंडसम है। वहीं सुमित्रा जी, राजनाथ जी और बाकी रायजादा फैमिली के सभी लोग नेहा को देख रहे थे, क्योंकि जब प्राची ने पहले प्रखर के बताने पर रूही की फोटो दिखाया था, तब प्रखर ने कहा था कि वो उसकी छोटी बहन से प्यार करता है। इसलिए रूही को देखकर वो पहचान गए कि ये रूही शेखावत है। अब उन्हें ये लग रहा था कि रूही के पास बैठी नेहा उनकी छोटी बेटी है। सब नेहा को देख रहे थे। नेहा खूबसूरत थी, पर इतना भी नहीं, उससे तो रूही ज्यादा खूबसूरत थी। स्वाभिमान जो संजीत और प्राची के बीच में बैठा था, वो धीरे से बोला, भाई इसे तो मैंने शायद कॉलेज में देखा है। ये तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, ये प्रखर भाई के मैच की तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं प्रखर भाई को इस बकरी जैसी लड़की में क्या पसंद है। उसकी बात सुनकर संजीत और प्राची ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें भी ये लड़की एवरेज हो लग रही थी, उन्हें भी नेहा पसंद नहीं आई। वहीं नेहा को लग रहा था सब उसकी खूबसूरती देख उसे पसंद कर लिया है।
शायद इन दोनों लड़के में से कोई अगर उसे पसंद कर ले तो रूही की तरह वो भी रायजादा फैमिली की बहू बन जाएगी। सुप्रिया जी अंकिता जी की कान में बोली, दीदी ये लड़की प्रखर को पसंद है। ये तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, क्या प्रखर के लिए ये सही रहेगी? इससे खूबसूरत तो ये बड़ी वाली रूही शेखावत लग रही है। हाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रखर की जो पसंद है, अंकिता जी भी धीरे से बोली। उनके दिमाग में तो बस नियति चल रही थी, एक बार मॉल में देखकर ही उन्होंने नियति को पसंद कर लिया था। दादी माँ ने स्माइल करते हुए पूछा, ये दोनों आपकी बेटी है? उनकी बात सुनकर विपुल जी ने हाँ में सिर हिला दिया। इतने लोगों के सामने मना करते तो नेहा की इंसल्ट हो जाती। वैसे भी उन्होंने नेहा को अडॉप्ट किया था तो हुई ना नेहा उनकी बेटी। ये सुनकर दादी माँ और बाकी सबको कुछ खास खुशी नहीं हुई। हम यहाँ पर आपकी बेटी के साथ प्रखर की रिश्ते की बात करने आए हैं, सुप्रिया जी बिना मन से बोली। तभी सीखा जी सर्वेंट के साथ चाय कॉफी स्नैक्स लेकर आ गई और उन्होंने रूही को इशारा किया तो रूही उठकर सबको चाय कॉफी और स्नैक्स देने लगी। वो सबके सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहती थी। प्रखर के पास वो जब पहुंची तो प्रखर ने उसे देखा तक नहीं, तो रूही ने प्लेट टेबल पर रख दिया और मन ही मन बोली, कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। दादी माँ बोली, हम आपकी छोटी बेटी के लिए हमारे बड़े बेटे प्रखर का रिश्ता लेकर आए हैं। उनकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। रूही की पैरों तले से तो डे से जमीन ही खिसक गई थी। वहीं भारद्वाज फैमिली को भी झटका लगा था, क्या ये रिश्ता उनकी प्रिंसेस के लिए था? जगजीत जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उनकी प्यारी नातिन को जो आज ही 18 साल की हुई उससे कोई छीनना चाहता है। तभी कियान गुस्से से बोला, डैड ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ मम्मी क्यों नहीं है? मुझे मम्मी के पास जाना है। कियान की बात से तो रायजादा फैमिली में सब कंफ्यूज हो गए। क्या ये लड़की जो सामने बैठी है ये शेखावत फैमिली की छोटी बेटी नहीं है? विपुल जी सीखा जी और दादा दादी सब हैरानी से एक साथ बोले, क्या आप हमारी छोटी बेटी नियति की रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो? हाँ हम, क्या ये लड़की आपकी छोटी बेटी नियति नहीं है? अंकिता जी असमंजस ने बोली, क्योंकि उन्होंने यहाँ तो किसी और लड़की को नहीं देखा। रूही को आपने चारों ओर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसका कोई होश नहीं था। उसे बस इतना सुनाई दे रहा था कि ये रिश्ता उसके लिए नहीं लेकर आए हैं ये लोग। कोई कुछ कहता तभी सबकी कानों में खनकती हुई आवाज सुनाई दिया। सबने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से एक बला की खूबसूरत लड़की नीचे आ रही थी। दूध सा गोरा तरासा हुआ बदन जैसे कोई मूर्ति हो, लंबे सिल्क बाल जो कमर तक लहरा रहे थे, ब्लू आंखें जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती थी, पिंक होंठ, बिना मेकअप के भी वो एक अप्सरा थी। उसे देखकर तो संजीत, स्वाभिमान, प्राची पूरी तरह से हैरान थे। वहीं अंकिता जी, सुप्रिया जी और सारिका भी हैरान थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या ये लेमिस की फाउंडर नहीं है? अंकिता जी और सुप्रिया जी की आंखों में तो चमक आ गई थी। ये लड़की कितनी खूबसूरत थी, जैसे कोई परी हो। वो यही लड़की प्रखर के लिए तो चाहती थी। नियति को देखते ही कियान चिल्लाया, मम्मी। वो जल्दी से प्रखर के गोद से कूदकर नियति की तरफ भागा। दादी माँ और अंकिता जी और सुप्रिया जी तीनों हैरानी से पूछा, क्या ये लड़की आपकी घर की छोटी बेटी है? वरना कियान उसे मम्मी क्यों कहता? दादी माँ ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ यही हमारी पोती नियति शेखावत है। उनकी बात सुनकर तो अब तक जो सब थोड़े उदास थे सबकी आंखों में चमक आ गई। पर स्वाभिमान का तो मुंह रोने जैसा हो गया था। उसने नियति के पीछे आते हुए जय को भी देखा। उसकी एंजल जिसे वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है वो उसके डेविल भाई को पसंद है। प्रखर जल्दी से सोफे से उठा और आगे जाकर कियान को पीछे खींच लिया और खुद ही उसने नियति को हक कर लिया और बोला, क्या बनी, कहाँ थी तुम अभी तक? यहाँ अकेले बैठे इरिटेट हो गया हूँ। इतना कहकर उसने नियति की होंठों पर लाइट किस किया। वहीं उसकी इस हरकत से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रूही, सारिका की जलन, जगजीत जी का रिश्ते को मना करना, उसकी एंजल जिसे वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है वो उसके डेविल भाई को पसंद है। प्रखर जल्दी से सोफे से उठा और आगे जाकर कियान को पीछे खींच लिया और खुद ही उसने नियति को हक कर लिया और बोला, क्या बनी, कहाँ थी तुम अभी तक? यहाँ अकेले बैठे इरिटेट हो गया हूँ। इतना कहकर उसने नियति की होंठों पर लाइट किस किया। वहीं उसकी इस हरकत से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब आगे किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रखर सबके सामने ऐसा कुछ करेगा। सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे, पर भला प्रखर को कब किसी से फर्क पड़ा था? जो आज उसे फर्क पड़ता उसमें नियति की गाल पर भी किस किया। वहीं नियति थोड़ी हैरान थी, ये इंसान सबके सामने इन्हें शर्म नहीं आती है क्या? तभी कियान की गुस्से भरी आवाज आई, डैड आपने मम्मी को किस कैसे किया?
पहले मैं मम्मी से मिलने आया था ना, तो पहले आपने मम्मी को हक क्यों किया? प्रखर ने कियान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, पर नियति ने उसे गोद में उठा लिया, जिसे देखकर प्रखर का मुंह बन गया था। वहीं कियान ने विनिंग स्माइल ली, आपने डैड को देखा। वहीं रूही की आंखें तो गुस्सा, नफरत और जलन से भर गई थी। ये क्या ही रहा है? क्या ये रिश्ता उसके लिए नहीं होना चाहिए था? फिर ये रिश्ता नियति के लिए क्यों आया? नियति की क्या हक है? क्या वो इतने हैंडसम और अमीर इंसान को डिजर्व करती है? प्रखर का नियति को किस करना उसकी दिल को जला रहा था। नियति की जगह उसे होना चाहिए था प्रखर के साथ। प्रखर को किस और इतना प्यार सिर्फ उसे करना चाहिए था। बचपन से उसने नियति से सब कुछ छीन लिया था, फिर अब क्यों नहीं? वो प्रखर को भी नियति से छीन लेना चाहती थी। वहीं विपुल जी और शिखा जी भी हैरान थे, मतलब ये रिश्ता रूही के लिए नहीं बल्कि नियति के लिए था। इसका मतलब सच में रूही की दोस्त को गलतफहमी हो गई थी। पर रूही तो प्रखर को पसंद करती है। अमृत और अर्जित भी यही सोच रहे थे। चारों ने चिंता से रूही को देखा, जिसकी आंखों में आंसू था। शिखा जी ने नेहा को इशारा किया ताकि वो रूही को संभाल सके। वहीं प्रखर नियति की कमर में हाथ डालकर सबकी तरफ बढ़ा। तभी एक रौबदार आवाज सबकी कानों में पड़ी। ये क्या बदतमीजी है? मेरी नातिन से शादी करना है? क्या मैंने परमिशन दिया है? सबने आवाज की दिशा में देखा। वो जगजीत जी थे जो गुस्से में थे। वहीं रैजादा फैमिली के लोग, दादी माँ, दादाजी, बाकी सब बहुत खुश थे। नियति जैसी बहू तो उन्हें प्रखर के लिए परफेक्ट लगी। उन्होंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई थी तो वो थी सारिका। पहले तो वो सोच रही थी नेहा ही इस घर की छोटी बेटी है तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, पर नियति को देखकर उसकी आखिरी आश भी दे से टूटती जा रही थी। नियति इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मॉल में देखते ही उससे नियति से थोड़ी जलन हो रही थी। और अब जब पता चला कि यही प्रखर की पसंद की लड़की है, तो उसे और भी जलन होने लगा था, क्योंकि उसे पता था वो चाह कर भी खूबसूरती में इस लड़की के आसपास भी नहीं थी। इनफैक्ट उसने फिल्म इंडस्ट्री ने आज तक जितनी भी लड़कियां देखी थी, उनमें से कोई भी इस लड़की नियति के आसपास नहीं है। और सारिका इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर रही थी। वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि फर्क ही ना समझ पाए। जगजीत, आप ये क्या कह रहे हो? अगर मेरे पोते से आपकी नातिन की शादी होगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? राजनाथ जी बोले। हाँ अंकल, और देखिए ना, प्रखर और नियति दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अजीत जी भी उन्हें समझाते हुए बोले। वो सब जान चुके थे कि भारद्वाज फैमिली नियति की ननिहाल है और अपनी नातिन की शादी के बारे में बोलने का हक उन्हें है, इसलिए सब उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। जगजीत जी गुस्से में अपनी छड़ी पटकते हुए खड़े हो गए। सब डर गए और हैरानी से उन्हें देखने लगे, रायजादा फैमिली के लोग भी। उन्होंने जगजीत जी को कई बार बड़ी बड़ी पार्टी में देखा था, पर उनका इतना गुस्सैल रूप तो वो सब आज पहली बार ही देख रहे थे। मैं इस रिश्ते के लिए मना करता हूँ। मेरी नातिन के लिए मैं लड़का ढूंढ दूंगा, और वो सबसे बेहतर होगा। मैं एक बच्चे के बाप से मेरी नातिन की शादी कभी नहीं करवाऊंगा। किसी को नहीं पता कि प्रखर रायजादा की पहली वाइफ जिंदा है या नहीं। क्या पता कल को वो वापस आ जाएगी, तब क्या? वैसे भी मेरी बच्ची अभी सिर्फ 18 साल की हुई है। प्रखर का क्या, वो तो 29 का होने वाला है। मैं अपनी छोटी सी मासूम बच्ची की शादी क्यों आपके पोते से करवाऊं? राजनाथ जी, मेरी बच्ची के लिए मुझे एक काबिल इंसान चाहिए। और मैं मानता हूं प्रखर बिजनेस की दुनिया का किंग है, फिर भी मैं अपनी नातिन की शादी उससे नहीं करवाऊंगा। नाना जी, आप शांत हो जाए। क्या आपको लगता है मेरी बिना मर्जी के मैं किसी से कोई रिश्ता रखूंगी? नियति कियान को गोद में लिए बैठ गई और प्रखर भी उनके पास ही बैठ गया और बोला, मैंने किसी से परमिशन नहीं मांगा है। मैं अपनी बनी से शादी करने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरे बारे में इतना पता है तो आपको ये भी पता होगा कि मैं कितना जिद्दी हूं। और मेरी नियति मेरी बनी तो मेरी जीने की वजह है, फिर उसे तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। प्रखर की आंखों में जुनून और पागलपन झलक रहा था। उसकी बात सुनकर जगजीत जी ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। वहीं बाकी सब भी प्रखर को देख रहे थे। वहीं प्रखर की बातें सारिका और रूही दोनों की दिल पर तीर की तरह लगी थी। जगजीत जी गुस्से में कुछ बोलते तभी एक आवाज आई, जगजीत, तुम इतने गुस्से में क्यों हो दोस्त? आवाज सुनकर सबने पीछे मुड़कर देखा, जहां से प्रशांत जी आ रहे थे। उनके हाथ में कुछ गिफ्ट और बाइक्स था जो वो नियति के लिए लेकर आए थे। उन्हें यहां देखकर जगजीत जी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लग रहा था जरूर प्रशांत यहां नियति की जन्मदिन की बधाई देने के लिए ही आया होगा। तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें भी गुस्सा ही आएगा प्रशांत। ये लड़का मेरी नातिन से शादी करने की बात कर रहा है।
ना इनका उम्र मैच करता है ना ही ये मेरी बच्ची की काबिल है। तुम बिना जाने कैसे कह सकते हो कि वो काबिल है या नहीं, प्रशांत जी बोले। तो जगजीत जी हैरान हो गए, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि प्रशांत ये बात कह रहा है। क्या उन दोनों ने डिसाइड नहीं किया था कि वो नियति की शादी हिडन ड्रैगन से करवाएंगे? तो ये बूढ़ा बदल कैसे गया? वो तो नियति को उस लड़के से मिलवाने वाले थे ना। दरअसल जगजीत जी के पापा आर्मी में देश सेवा में रह चुके थे। तब वो जनरल थे और बाद में जगजीत जी ने भी आर्मी ज्वाइन कर लिया था। बाद में कुछ साल बाद उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी जब उनकी शादी रुक्मणी जी से हुई। पर उनके लिए देश सबसे पहले था, इसलिए उन्होंने वेपन कंपनी बनाया और बहुत लो कॉस्ट में इंडियन गवर्नमेंट आर्मी में सप्लाई किया जाता था। और इसलिए जब प्रशांत जी ने आपने एक काबिल ऑफिसर के बारे में बताया तो जगजीत जी बहुत खुश हो गए थे। वो अपनी नातिन के लिए ऐसा ही एक लड़का चाहते थे। जगजीत जी को प्रशांत जी आपने साथ ले जाते हुए बोले, हम थोड़ी देर बात करके आते हैं। प्रखर और नियति शांत थे, दोनों जानते थे कि प्रशांत जी जगजीत जी को मना लेंगे। वहीं कियान का मुंह बन गया, वो बोला, मम्मी क्या आपके बूढ़ा नाना जी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं? तो भी आप ही मेरी मम्मी बनोगी, मैं डैड से कहकर आपको घर से उठा लूंगा। फिर मैं आप दोनों की शादी करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जगजीत जी और प्रशांत जी जो बाहर जा रहे थे, कियान की बात सुनकर दोनों ने हैरानी से मुड़कर कियान को देखा। कियान ने भी अकड़ से उन्हें घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो मैं नहीं झुकने वाला, जो कहा है वही करूंगी। दोनों बाहर चले गए, पर बाकी सबको तो टेंशन हो रहा था। खास करके रायजादा फैमिली के लोगों को। वो नहीं चाहते थे कि इतनी अच्छी लड़की की शादी उनके पोते से टूट जाए। अंकिता जी बोली, मोम मैंने बताया था ना, लेमिस ब्रांड की फाउंडर ये वही लड़की है। उनकी बात सुनकर दादाजी, दादी माँ, प्रखर के डैड, चाचा जी और बाकी सब भी हैरानी से नियति को देखने लगे। स्वाभिमान हैरानी से बोला, क्या पर ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी एंजल क्यूट परी है, ये तो वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर है। प्राची भी जल्दी से नियति के पास जाकर बोली, हाँ तुम तो हमारी प्यारी छोटी परी हो ना, हम तो उस दिन मिले थे ना। स्वाभिमान भी बोला, हाँ ये जय भी तो था। वहीं रायजादा फैमिली में सब तो नियति की एक और आइडेंटिटी जानकर हैरान थे। अंकिता जी हैरानी से बोली, क्या इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी तुम्हारी है? दादी माँ हैरानी से बोली, सच में ये प्यारी सी बच्ची जितनी खूबसूरत है उतनी ही टैलेंटेड भी है। बाकी सब भी उनकी बात से सहमत थे। वहीं प्रखर तो गुस्से से स्वाभिमान को देख रहा था। क्या कहा इस लड़के ने, उसकी बनी उसकी एंजल क्यूट परी है? उसे तो प्राची पर भी गुस्सा आ रहा था, उसकी बनी को कोई और अपना कैसे कह सकता है। सारिका का मुंह उतर गया था। लेमिस ब्रांड उसे कितना पसंद था, वो तो लेमिस की एक हिट शूट करके अपनी करियर को ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी। पर वो ब्रांड भी नियति की थी और वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी जिसमें साइन करने का सपना है एक एक्टर एक्ट्रेस को होता था, वो भी इस लड़की की है। उसने पहले कितनी बार ट्राई किया था, पर उसकी मैनेजर ने शायद ऐसा कुछ प्रोजेक्ट वर्क नहीं दिखाया जिस वजह से वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर वो साइन कर सके। वैसे भी तब उसने ज्यादा प्रोजेक्ट लिया भी नहीं था और अब उसे पता चल रहा था वो इतनी बड़ी कंपनी भी इस लड़की की है। रायजादा फैमिली में हर कोई हैरान था। अफवाह थी कि वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर मिस नीति सबसे बड़ी पियानो मास्टर और डायरेक्टर है और उन्होंने कई बार उसके कंपोज किए गाने को सुना था। वो सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री की एक लीजेंड थी जिसकी कंपेयर कोई नहीं कर सकता। और अब उन्हें पता चल रहा था वो लीजेंड लड़की उनके सामने बैठी थी, अप्सरा सी खूबसूरत, और ये उनकी होने वाली बहू थी। और तो और वो इतनी छोटी थी। अगर दुनिया को पता चल गया कि एंटरटेनमेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री और क्वीन लेमी जो सबसे बड़ी डिजाइनर है वो लड़की सिर्फ 17-18 साल की है, तो दुनिया में तो तहलका ही मच जाएगा। उनके बेटे को इतना बड़ा हीरा कहाँ से मिल गया? लगता है उनके बेटे की अंदर थोड़ी तो अभी भी दिमाग है। अगर वो खुद ढूंढते तो भी इतनी खूबसूरत टैलेंटेड लड़की वो प्रखर के लिए नहीं ढूंढ पाते। तभी जय ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ तो क्या हुआ? मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड है, उसके पास हर स्किल है जिसमें वो टॉपर है, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? ये तो सिर्फ छोटी सी बात है। मेरी बहन तो इंटरनेशनल रेसिंग गॉडेस निया भी है। उसकी तो खुद के भी सबसे बड़ा एसोसिएशन है। इंडिया का सबसे बड़ा लॉ फर्म अयरीन भी मेरी प्रिंसेस की है, जिसे इस वक्त प्रमित भाई मैनेज कर रहे हैं। है ना भाई, सबको बताओ। जय ने प्रमित को भी इसमें घसीट लिया। वो तो घमंड से अपनी बहन के बारे में तारीफ कर रहा था कि देखो उसकी बहन कितनी अमेजिंग है, कितनी ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है।
सब मेरी बहन की तारीफ करो, वो जोर से यही बोलना चाहता था। उसकी बहन की अचीवमेंट तो गर्व करने वाली थी ना, पर उसे ध्यान नहीं रहा कि वो नियति की आइडेंटिटी सबके सामने बता रहा है। ये भी नॉर्मल है मेरी बहन डॉक्टर, उसने इतना ही कहा था कि अरहान ने उसे पीछे खींच लिया और बोला, बस करो और कितना बोलना है। आकाश और आदित्य और बाकी दोनों ने भी उसे घूर कर देखा। वहीं नियति ने राहत की सांस ली, उसे लग रहा था उसका ये भाई आज सब बता देगा। प्रखर ने थोड़ी हैरानी से नियति को देखा, उसकी बनी टॉप रेसर है। वहीं रयजादा फैमिली में सब फिर से शॉक हो गए थे। संजीत, प्राची और स्वाभिमान भी इस बार शॉक थे। नियति लेमिस ब्रांड की फाउंडर है, अभी तक वो इसी बात को हजम कर रहे थे और अब उन्हें और ज्यादा आइडेंटिटी पता चल रहा था। हे भगवान, ये लड़की सच में एक्सीलेंट है। दादी माँ अंकिता जी, सुप्रिया जी, दादाजी, अजीत जी, संजीत जी सब हैरान थे और खुश भी। सच में ये लड़की तो टैलेंट की खदान है, वो भी इतनी सी उम्र में। अब तो उन्हें अपनी होने वाली बहू और भी ज्यादा पसंद आ रही थी। वो तो अब कैसे भी करके इसे ही अपनी बहू बनाएंगे। वहीं नियति की तारीफ होता देख रूही जलन और नफरत से उबल रही थी। क्यों आज का दिन सिर्फ उसका होना चाहिए था, सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। प्रखर भी उसका होना चाहिए था, नियति सब उससे छीन रही है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय।